बैंक भरोसे का दूसरा नाम है। आम आदमी के लिए अपने घर से भी सुरक्षित एक ठिकाना जहां पसीने की कमाई जमा की जा सकती है। लेकिन यह भरोसा तब दरकने लगता है जब एक के बाद एक कई बैंक सवालों के घेरे में आने लगते हैं। अभी लक्ष्मी विलास बैंक से उठा बवंडर थमा नहीं था कि आरबीएल बैंक पर आरबीआई की निगरानी ने शेयर मार्केट तक को झकझोर दिया। बैंक मैनेजमेंट से लेकर आरबीआई तक डैमेज कंट्रोल में उतरे। कहा गया कि बैंक में सब कुछ ठीक है। आरबीआई देश के सभी बैंकों का चौकीदार है और थानेदार भी। उस पर भरोसा तो बनता ही है, लेकिन ये सवाल किसी के भी जहन में तैर सकता है कि क्या उसका बैंक ठीक ठाक है, उसके लुटने पिटने के हालात तो नहीं हैं। असल में ये जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ नंबरों का खेल है जिसे समझकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सचमुच कोई बैंक डूबने की कगार पर है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे ही फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिनसे साफ संकेत मिलता है कि किसी बैंक की माली हालत कैसी है। सबसे पहले बात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। मोटे तौर पर इसका मतलब है कि बैंक का पैसा कहीं फंसा है, कितना फंसा है, क्यों फंसा है और पानी खतरे के निशान से ऊपर तो नहीं है। ये सब जानने के लिए पहले एसेट को समझ लीजिए। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो आपके लिए एसेट होता है, क्योंकि उससे आप ब्याज कमाते हैं। लेकिन वो जमा उस बैंक के लिए लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि उसे ब्याज देना है। लेकिन इसके ठीक उलट, जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो लोन बैंक का एसेट कहलाता है, क्योंकि उससे बैंक की कमाई होती है। जब किसी लोन पर लगातार 3 महीने तक किस्तें नहीं आती तो वो लोन बैंक की नज़र में नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए बन जाता है। एक ऐसा एसेट जो सिर्फ नाम का है, कमाई उससे नहीं हो रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रुकी हुई किस्तें कभी आएंगी ही नहीं। हो सकता है कि किसी की जॉब चली गई हो या कारोबार ठप हो गया हो, बाद में भुगतान शुरू भी हो सकता है। ऐसे में एनपीए को 3 कैटेगरीज में देखा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रामलाल, श्यामलाल और रंगलाल ने किसी बैंक से लोन लिया है। रामलाल ने करीब 3 महीने से कोई किस्त नहीं चुकाई है। श्यामलाल 1.5 साल से चुप्पी मारे बैठा है। रंगलाल ने 3 साल से कोई किस्त नहीं चुकाई है और शहर छोड़कर जा चुका है। सरकारी भाषा में रामलाल का लोन सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है, जो फंसा तो है लेकिन आने की उम्मीद कायम है। श्यामलाल का लोन डाउटफुल एसेट कहलाता है, यानी लोन डूब भी सकता है। रंगलाल का लोन, जिसके रीपेमेंट का अब कोई चांस नहीं है, लॉस ऑफ एसेट कहलाता है। रामलाल और श्यामलाल की किस्तें नहीं आने की भरपाई बैंक अपने निजी गुल्लक के पैसे से निकालकर करता है, ताकि आगे लोन देने के लिए सिस्टम में पूंजी बनी रहे। अलग से इस पैसे डालने को ही बैंक की भाषा में प्रोविजनिंग कहते हैं। मान लीजिए किसी बैंक ने 1 करोड़ रुपए का लोन बांट रखा है। 95 लाख रुपए की किस्तें आ रही हैं, बाकी 5% में से कुछ 3 महीने से नहीं आ रही और कुछ 2-3 साल से। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बैंक का ग्रॉस एनपीए 5% है। बैंक का कामकाज और लेन देन का चक्र चलता रहे, इसलिए बैंक अपने पास से 3 लाख रुपए निकालकर सिस्टम में डाल देता है। इस प्रोविजनिंग के चलते बैंक का जो एनपीए 5% था वो अब घटकर 2% रह गया है। बैंकिंग भाषा में इस 5% को ग्रॉस एनपीए और 2% को नेट एनपीए कहते हैं। ये नेट एनपीए ही किसी भी बैंक की एसेट क्वालिटी और माली हालत के मामले में ज्यादा मायने रखता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और आरबीआई के मानकों पर कहा जाता है कि बैंक का नेट एनपीए 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कोविड जैसे किसी आपात झटके में एनपीए बढ़ जाए, लेकिन अगर बैंक का नेट एनपीए 3% से ज्यादा है और वो घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बैंक की माली हालत कभी भी खराब हो सकती है। अब बताते हैं कि किस बैंक का कितना है एनपीए। जिस आरबीएल बैंक पर सवाल उठे हैं उसका नेट एनपीए 2.14% है। ये तस्वीर और साफ होगी जब आपको पता चलेगा कि देश के सबसे बड़े और सफल प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक का नेट एनपीए मात्र 0.4% है। ये पिछले 10 साल में कभी भी 0.5 के ऊपर नहीं गया। सबसे कम एनपीए के मामले में दूसरा नंबर इंडसइंड बैंक का है, जिसका नेट एनपीए 0.84% है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 1.1%, फेडरल बैंक 1.2% और कोटक महिंद्रा बैंक 1.5% का नंबर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कम एनपीए के लिहाज से इन टॉप 5 बैंकों में कोई सरकारी बैंक नहीं है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एसबीआई का नेट एनपीए 1.52 है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी होगी जानकर कि पीएनबी का ग्रॉस एनपीए 14%
और नेट एनपीए 5.7 यानी 5.7% है। अगर आपने नीरव मोदी कांड के बारे में सुना है तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि पीएनबी की ये हालत क्यों है। खैर, ये सरकारी बैंक है, इसके हर घाटे की भरपाई देर सबेर सरकार करेगी ही, लेकिन प्राइवेट बैंकों के मामले में 3% से ज्यादा का नेट एनपीए बेहद जोखिम भरा माना जाता है। तो ऐसा बैंक जिसका नेट एनपीए 3% से ज्यादा है, उसमें ढेर सारा पैसा जमा करना या उसके शेयर खरीदना कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। अब बात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। बैंक की माली हालत चेक करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे CAR कहते हैं, सबसे अहम संकेतकों में से एक है। ये बताता है कि बैंक के पास कम से कम इतना पैसा है कि उसके सारे जोखिम वाले लोन डिफॉल्ट कर जाएं तो भी वो जमाकर्ताओं की रकम लौटाने में हाथ खड़े नहीं करेगा। ये रेशियो दर्शाता है कि कोई बैंक डिफॉल्ट की आशंका से कितना दूर है। किसी बैंक का CAR इस बात से तय होता है कि उसकी कुल पूंजी के मुकाबले जोखिम वाले लोन कितने हैं। इसका एक तयशुदा फॉर्मूला है। बैंक की कुल पूंजी में रिस्क वाले लोन की रकम से भाग देने पर जो अंक आता है वही CAR है। अब बताते हैं कि रिस्की लोन का मतलब क्या है। बैंक आपको भी लोन देता है और सरकार को भी, छोटे कारोबारियों और बड़े कॉरपोरेट को भी, किसानों को और स्टूडेंट्स को भी। इनमें से सभी के लोन चुकाने की संभावना एक जैसी नहीं होती। जोखिम के पैमाने पर आरबीआई ने हर कैटेगरी को एक वेटेज दे रखा है। मसलन सरकारी लोन के डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है तो उसे 100% वेटेज मिलता है। उसके मुकाबले रियल एस्टेट और माइक्रो इंडस्ट्रीज को लोन रिस्की माना जाता है, उन्हें 50% तक लोअर वेटेज मिलता है। फॉर्मूले के मुताबिक बैंक की कुल पूंजी को इन्हीं रिस्की वेटेड एसेट से डिवाइड करने पर CAR निकलता है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, बैंक के पास उतनी ही रिजर्व पूंजी होगी। मोटे तौर पर समझिए कि बैंक ने जिस रेशियो में रिस्की लोन दे रखे हैं उसी अनुपात में अपने पास एक रिजर्व रखना होगा। अगर ये रेशियो 9% से कम है तो मान लीजिए कि बैंक की माली हालत ठीक नहीं है। ग्लोबल मानकों के मुताबिक किसी बैंक का CAR 8% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में आरबीआई ने बैंकों को 1% ज्यादा सेफ्टी के लिहाज से 9% CAR मेंटेन करने की हिदायत दे रखी है। फिलहाल देश के सबसे मजबूत कहे जाने वाले प्राइवेट बैंक HDFC का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 20%, ICICI का 19.5%, SBI का लगभग 13.5% और PNB का लगभग 15% है। खबरों में आए RBL बैंक का रेशियो 16.5% है। ये इंडस्ट्री औसत से ज्यादा ही है, तय मानकों का 2 गुना है, यानी बैंक में किसी भी संकट से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी है। अब बात लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की। किसी बैंक की माली हालत का तीसरा बड़ा इंडिकेटर है। आरबीआई मानकों के तहत किसी भी बैंक के पास इतना हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट यानी HQLA होना चाहिए कि जब चाहे बेचकर या गिरवी रखकर अगले 30 दिन की देनदारियां पूरी की जा सके। इसके लिए आरबीआई ने 100% LCR मेंटेन करने का लक्ष्य रखा है। ये रेशियो निकलता है बैंक के कुल हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में अगले 1 महीने की देनदारियों या खर्चों से भाग देकर। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट का मतलब है कैश, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ETF जो बाजार भाव पर तुरंत बिक जाएं। अगर किसी बैंक का LCR 100% है तो इसका मतलब है कि वो अपनी लिक्विड एसेट भुनाकर अगले 1 महीने का खर्च यानी देनदारी उठा सकता है। 30 दिन को इसलिए आधार बनाया गया है क्योंकि आमतौर पर किसी भी बैंक में नकदी संकट या डिफॉल्ट जैसी समस्या आने पर आरबीआई को वित्तीय दखल देने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। ऐसे में बैंक के पास पर्याप्त एसेट होने पर संकट टाला जा सकता है। अभी जिस आरबीएल बैंक को लेकर अटकलें शुरू हुई हैं उसका लिक्विडिटी कवरेज 153% है, यानी जरूरत से 1.5 गुना ज्यादा। ये HDFC बैंक के 123% LCR से भी ज्यादा है। अगला नंबर आता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का। ये भी बैंक की माली हालत का संकेतक है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब है कि बैंक में जमा कुल रकम के मुकाबले कितना लोन दिया गया है। मसलन अगर किसी बैंक में कुल 100 रुपए जमा हैं और उसने 70 रुपए लोन पर उठा रखे हैं तो उस बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 70% कहलाएगा। आमतौर पर एक अच्छे बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80 से 90% होता है। अगर ये बहुत कम है तो मतलब साफ है कि बैंक की लोन ग्रोथ खराब है और उसका घाटे में जाना तय है। 100 से ऊपर जाना भी ठीक नहीं। इसका मतलब है कि जितना उसके पास जमा नहीं उससे ज्यादा उसने लोन बांट रखे हैं, फिर देनदारियां पूरी करने में दिक्कत आ सकती है। इस साल जून में देश के सभी बैंकों का औसत क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 71.43% पर आ गया था, जो नोटबंदी के बाद का सबसे कम रेशियो था। अब भी बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। आरबीएल बैंक का रेशियो 74% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अगला पॉइंट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन।
बैंक कैसे कमाई करता है ये तो आप समझते ही होंगे। वो आपसे पैसे लेता है और एक तय रेट पर ब्याज देता है, फिर उसी पैसे को थोड़े ऊंचे रेट पर किसी और को लोन दे देता है। लोन से आए ब्याज में जमा पर लौटाए गए ब्याज को घटाने के बाद जो रकम बचती है वही बैंक का मुनाफा है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII और परसेंटेज में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM कहलाता है। ये इनकम भी बैंक की माली हालत बताती है। हालांकि बैंकों, खासकर निजी बैंकों की इनकम और प्रॉफिट के कई और वैकल्पिक स्रोत भी हो सकते हैं। दूसरी तिमाही में HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1% था, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करीब 3.1% रहा है। RBL बैंक के लिए यह आंकड़ा करीब 4% रहा। यानी बैंक की ब्याज से कमाई ठीक ठाक हो रही है। इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज्यादा होगा, बैंक उतने ही फायदे में होगा। अगला पॉइंट है करंट सेविंग रेशियो। किसी बैंक में रकम मोटे तौर पर 3 खातों में जमा रहती है, करंट, सेविंग और फिक्स्ड अकाउंट। कुल जमा में करंट और सेविंग की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट जिसे कहते हैं CASA रेशियो का मतलब ये कि बचत खाते के मुकाबले चालू खाते में कितना पैसा जमा है। चूंकि करंट अकाउंट में जमा रकम पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता, जबकि सेविंग अकाउंट पर करीब 3.5% ब्याज तो देना ही पड़ता है। ऐसे में जितना ज्यादा पैसा करंट अकाउंट में होगा, बैंक के लिए उतना फायदेमंद होगा। यानी जिस बैंक का कासा रेशियो ज्यादा होगा, उसका मुनाफा और बैंक की भाषा में कहें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कासा रेशियो करीब 46% है। RBL बैंक का कासा रेशियो करीब 35% है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें लल्लन टॉप। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।